नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। तो आज आखिरी चरण का मतदान है, 7वां ये चरण है, लेकिन बेहद अहम है, जहां आज बड़े बड़े दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है। गोरखपुर में हमेशा की परंपरा निभाते हुए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ बूथ पर पहुंचे और उन्होंने अपना मतदान किया। इसी के साथ सुचारू रूप से अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिले में मतदान जारी है, जहां सूरज लगातार चमक रहा है, यानी कि बहुत कड़ी धूप है, उसके बाद भी लोग अपने घरों से निकल रहे हैं मतदान के लिए। और एबीसी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि पहले मतदान और फिर जलपान। तो इस बार की उत्तर प्रदेश में 13 लोकसभा सीटों की लड़ाई बेहद अहम है। साथ ही साथ जहां पूरे देश में अलग अलग राज्यों में मतदान हो रहा है, वहां पर भी लड़ाई बेहद अहम है। कंगना रनौत से लेकर अनुराग ठाकुर तक सभी की साख दांव पर लगी हुई है। आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और क्या कुछ कहना है उनका अपनी पार्टी को लेकर के कि 4 जून को आने वाला रिजल्ट किसके पक्ष में आता है। हमारे साथ अमरदीप जी हैं जो भाजपा का पक्ष रखेंगे, साथ ही एसपी पांडे जी हैं जो कांग्रेस की तरफ से बात करेंगे, अभिषेक जी हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, साथ ही मोहम्मद साजिद हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। सर, आप चारों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमरदीप जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी। देखिए, अब ये आखिरी चरण है और इस आखिरी चरण के बाद ठीक 2 दिन का इंतजार और 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे, जिसकी इतनी कड़ी मेहनत सभी दलों ने की है, उसका परिणाम आ जाएगा। क्या उम्मीद जता रहे हैं? पहले तो मैं जो आज 7वें चरण का मतदान हो रहा है, सभी मतदाताओं को अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी का अधिकार है मतदान करना। भारी संख्या में आप लोग मतदान करें। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को पार्टी क्या। सब लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि पूरे देश ने मिलकर एकजुट होकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे दिया है। और 4 जून को 400 पार पूर्ण तरीके से, निश्चित तरीके से मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। जिस प्रकार से देश की जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है, 400 पार एनडीए करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल। तो आज देखिए, वाराणसी में भी चुनाव है और लगातार आपका पूरा कैबिनेट वहां पर मुस्तैद रहा, जनता के पास जा जाकर प्रधानमंत्री के लिए वोटों की अपील की। लेकिन इस बार थोड़ी सी बयार जो है वो अलग दिशा में भी जो हवा चल रही है। अजय राय कहते हैं कि इस बार परिवर्तन करके रहेंगे, लेकिन आपका नारा है 10 लाख पार का। ये लक्ष्य पूरा कर पाएंगे क्या? मैं 1 हफ्ते वाराणसी में स्वयं रहा हूं, चुनावी क्षेत्र में घर घर घूमा हूं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो अजय राय जी का जो दावा है वो टोटल फेल दावा है, टोटल उसमें कोई दम नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार वाराणसी से 10 लाख वोटों से ज्यादा विजयी होने जा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। 10 लाख पार करेंगे। एसपी पांडे जी, 10 लाख वोट, इनका कहना है कोई भी संशय नहीं है, आपने कितने भी प्रयास किए हों, लेकिन ये आंकड़ा तो पार होकर रहेगा। सबसे पहले मैडम जी, मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं। और जितने भी पैनल के साथी हैं उनको भी नमस्कार करता हूं। और जो श्रोतागण इसको सुन रहे हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। जो आज मतदान कर रहे हैं इस भीषण गर्मी में, उनको भी मैं नमस्कार और धन्यवाद देता हूं। जी मैडम सुन पा रही हैं? जी जी, सुन पा रही हूँ। हाँ, मेरा ये कहना है कि त्रिपाठी जी ने 10 लाख वोटों की चर्चा की, तो हमारे ख्याल से 10 लाख वोट वहां पड़ेंगे ही नहीं। फिलहाल जो भी वोट पड़ेंगे उसमें इस बार मोदी जी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। वहां के चुनाव प्रचार में मैं अपने जिला अध्यक्ष अरुण तिवारी जी के साथ 2 दिन घूमा था, तो गांव देहात में तो स्थिति बहुत खराब है मोदी जी की। शहर में चूंकि मैंने घूमा नहीं था, तो शहर में क्या स्थिति है ये त्रिपाठी जी जानते होंगे, वो अपना बताएंगे। लेकिन फिलहाल मोदी जी की स्थिति हमारे प्रधानमंत्री की वहां ठीक है नहीं, जो हमें लगता है।
बिल्कुल। तो देखिए, काशी में जब हमारे भी संवाददाता लगातार मौजूद रहे, हमने रोजाना उनसे बात करी जब ये 7वें चरण की चर्चा हो रही है, तो उन्होंने कहा कि काशी को एक बहुत ही डेवलप्ड सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन काशी की असली खूबसूरती तो उसकी संस्कृति में है, उसकी गलियों में है, उसके नुक्कड़ों में है। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ आगे आगे का जो विकास कर दिया है, लेकिन गलियां आज भी उसी स्थिति में है, वहां कोई विकास नहीं हो रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि पूरी काशी में विकास हो रहा है। अमरदीप जी, देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं। भारत को कांग्रेस ने भारत को गरीबी दिया था, तो क्या गरीब ही देश रहेगा? अगर 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से काशी को खूबसूरत और सुंदर बनाने का कार्य किया है, एक एक क्षेत्र में काम किया है, काशी को डेवलप करने, काशी पूर्ण तरीके से आज बदल गया। चाहे माँ गंगा की बात कर ले, चाहे वहां पे कॉरिडोर की बात कर लीजिए, जहां पर काशी विश्वनाथ टेम्पल में घुसना मुश्किल होता था, आज लोग 4 पहिए से दंदनाते हुए पहुंच जाते हैं और गेट नंबर 4 पर उतरते हैं और सीधे मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। पूरा देश दर्शन कर रहा है, प्रभु काशी विश्वनाथ का दर्शन कर रहा है। तो जिस प्रकार से काशी को बदला है, सुंदर किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, यह पूरा देश देख रहा है। उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, हर व्यक्ति यही कहता है कि जिस प्रकार से माननीय अमरदीप जी, प्रधानमंत्री देखिए, आप लोग अपनी बातें रखिए कि आपने क्या विकास इन 10 सालों में किया है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये कहना सरासर गलत है कि बीते जो साल निकल गए आजादी के बाद से, उसमें देश में कोई काम नहीं हुआ। चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात हो, चाहे वो विद्यालयों की बात हो, कांग्रेस ने काम किया है। देखिए, आपके 10 साल अच्छे हैं, वो हम मानते हैं, वो आप कह रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये भी कहना तो गलत है ना कि पहले कुछ काम नहीं हुआ। अगर काम नहीं हुआ तो हम यहां तक आए कैसे? नहीं, बिल्कुल पहले भी काम हुआ है। पहले पूरे देश में जो है बम ब्लास्ट होता था, ये भी काम होता था। गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। पिछले कांग्रेस के शासन काल से मैं जब से देख रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, यही देखता हूँ कि गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। वो गरीबी मिटी नहीं। अगर वो गरीबी मिटाने का कार्य किसी ने किया है तो 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो देखिए, कि आपका कहना है कि आतंकवादी हमले क्या कांग्रेस ने कराए क्या? देखिए, ये तो घटनाएं हैं, ये हो सकती हैं, और क्या आपके कार्यकाल में ऐसी घटनाएं नहीं हुई, आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई? देखिए, अभी भी आप कहते हैं कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से एक चमन हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर 2 महीने 3 महीने में खबर आ जाती है हमारा एक जवान शहीद हो जाता है वहां पर। तो देखिए, अभी अमन कहीं नहीं है। कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। कभी आप जाइए कश्मीर में, आपको दिखेगा कि पहले 10 साल पहले का कश्मीर कैसा था और मोदी जी के शासनकाल का, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का कश्मीर कैसा है। बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। बिल्कुल। मोहम्मद साजिद, देखिए, इस बार आपके लिए भी एक बड़ी चुनौती है, पूरी ताकत लगा दी है। इंडिया अलायंस यानी पूरे देश का विपक्ष जो है वो एकजुट हो गया है और मोदी को हराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें कन्याकुमारी से सामने आई हैं, जहां प्रधानमंत्री बड़े ध्यान लगा करके निश्चिंत, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखाई दे रही, क्या इससे आप लोग घबरा रहे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी कहीं भी घबराने की कोई बात नहीं है। और इंडिया गठबंधन में 28 दल हैं, लेकिन एनडीए में करीब 40 दल। तो एनडीए ज्यादा घबराया हुआ है। इंडिया गठबंधन का चुनाव तो देश की जनता चुनाव लड़ रही है और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रही है। अगर अभी ये भाजपा के साथ कह रहे थे कि विकास नहीं हुआ है, तो विकास नहीं हुआ है तो शायद ये पढ़ भी नहीं पाते। कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एम्स, ये सब, IIM अहमदाबाद, तमाम टेक्निकल कॉलेज, ये सब कांग्रेस की देन है। इंडिया गठबंधन से पहले यूपीए सरकार की देन है। महंगाई का ये आलम नहीं था। आपको मालूम है कि गैस सिलेंडर 300 का था 2014 में, जो सोना की कीमत 25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, आज की डेट में वो 75,000 है। जो तेल 40 रुपए 50 रुपए लीटर था, वो 100 रुपए लीटर है। तो ये कह रहे हैं कि जो है वो साहब अब क्या काम हुआ है। अब जो है वो गरीब बड़े हैं। खुद पूरी भाजपा कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, तो देश में गरीबी बढ़ी है ना। इससे पहले ये संख्या नहीं थी। लेकिन सर, जीडीपी 8.2 पहुंच गई है। देखिए, हमने यूएसए जैसे बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। जीडीपी का सब ये पता नहीं हवाई जुमलों का है। जीडीपी का 57% कर्ज हो चुका है और देश पे जो कर्ज 2014 में 59 लाख करोड़ रुपए था, वो बढ़कर 178
86 लाख रुपए करोड़ रुपए कर्ज हो गया है। तो कर्ज बड़ा या गड़ा? देश के लोग दुनिया में बड़ी संख्या में जो है वो इधर उधर दूसरे देशों में जा रहे हैं। इंडिया छोड़ने वक्त में जो है वो नंबर 1 हो चुके हैं। तमाम लोगों का ग्रीन कार्ड के लिए 15 लाख लोगों का आवेदन है। हर साल 2 लाख 3 लाख लोग इंडिया छोड़ रहे हैं। तो अगर अच्छा था तो क्यों छोड़ रहे हैं? सब पढ़े लिखे लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, लंदन शिफ्ट हो रहे हैं बड़ी संख्या में। ये आंकड़ा है ठीक है प्रदेश मंत्री का जो कि लोकसभा में दिया है। जी सर, तो वापस आप आएंगे ये आपके समझ पास, लीजिए- लेकिन इसी बीच हमारे पास बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर मतदान के दौरान हंगामा हुआ है। बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बता दें, जहां वोटरों को रोकने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान हुआ जमकर हंगामा। दक्षिण 24 परगना के कुलताई में वोटिंग के दौरान हुआ हंगामा। गुस्साए भीड़ ने रिजर्व ईवीएम को लूटा। बंगाल से खबर आपको दे दे, जहां पर मतदान के दौरान हुआ हंगामा। बवाल के बाद पुलिस ने भीड़ पर किया लाठीचार्ज। हालांकि आपको बता दें कि बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक मतदान होता है, लेकिन यहां पर खबर सामने आ रही है जहां पर ईवीएम भी लूटे गए हैं। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बता दें, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुलिस लाठीचार्ज भी कर रही है। वीवीपैट मशीनों को तालाब में फेंका गया है। बूथ संख्या 40 से 41 पर ईवीएम और वीवीपैट को तालाब में फेंका गया। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, तस्वीरें ये आपके सामने, बवाल की तस्वीरें। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। प्रशासन सुचारू रूप से मतदान करा रहा था, उसी बीच ये घटना हुई है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से बता रहे हैं आपको। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बवाल हो रहा है। वीवीपैट मशीन्स को, ईवीएम्स को तालाब में फेंका गया है। तो पश्चिम बंगाल से खबर आपको बता रहे थे, जहां गुस्साई भीड़ ने ईवीएम और वीवीपैट को तालाब में फेंका है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर काबू पा लिया है और दोबारा से सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल रही हैं। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक जी भी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। देखिए, कल अरविंद केजरीवाल ने एक संदेश जारी करते हुए कहा कि अब कुछ ही समय बचा है, उनको फिर से जेल जाना है। और उन्होंने कहा कि मैं इस बार बहुत ही डरा हुआ हूं, मेरे पीछे बहुत जिम्मेदारियां छूट रही हैं। बहुत एक भावुक संदेश देने की कोशिश की। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है, क्योंकि आपके बड़े बड़े नेता तो जेल में थे? लेकिन सोनिया जी, आपने देखा होगा इस चीज को कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी गई और 20 दिन के लिए वो प्रचार के लिए आए, और उसमें आपने खुद ने देखा होगा कि ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की आंधी चल रही थी, और दिल्ली की 7 सीटों और साथ में ही पंजाब की 13 सीटों पे जिस तरीके से इस समय सरकार का अपना मत आया है भारतीय जनता पार्टी के। जैसे त्रिपाठी जी अभी बता रहे थे कि बनारस में इनका कॉन्वोय चल रहा था और इनका प्रचार बहुत अच्छा चल रहा था। आप जरा इस बात के मुद्दे पे भी ध्यान दीजिएगा कि इनके कॉन्वोय में प्रधानमंत्री आखिरी दिन के चुनाव में आए ही नहीं। स्मृति ईरानी जी ने चुनाव प्रचार किया और साथ में बूथों में आज ऐसी दशा है कि भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है कि प्रधानमंत्री यहाँ जहाँ 10 लाख वोट का सपना देख रहे थे जीतने के लिए, वो उसकी मार्जिन हारते हारते कहीं 1 से 2 लाख वोट से हार न जाए। अजय राय जी का इस समय यहाँ तो प्रभाव ज्यादा है। और साथ में आपने जो अरविंद केजरीवाल जी के बारे में सवाल पूछा था, देखिए कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति अगर
जेल में जाता है, उनके पीछे एक मुख्यमंत्री है, उनके पीछे एक राज्य का पूरा भार है। राज्य के भार के कारण उनके ऊपर बहुत सारे दबाव हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वहां पे पानी की इस समय लगातार किल्लत हो रही है। तो उनकी वजह से उन्होंने चिंता जताई है कि देश में इस तरीके का माहौल पैदा हो गया है कि अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर को देखिए, जेल में डाल पानी की दिया गया है, किल्लत का तो ठीकरा भी आपने हरियाणा सरकार पर फोड़ दिया है कि हमें पानी नहीं मिल रहा है। वहीं ये आपके ऊपर आरोप है कि आप लोग पानी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए किल्लत आती है और लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों के समस्याओं का निस्तारण करने के बजाय आप लोग एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। देखिए दो चीजें हैं। हरियाणा बांध से जो पानी छोड़ा जाता है दिल्ली के लिए, उतना पानी अभी तक छोड़ा नहीं गया है। दूसरी बात कि जिस तरीके से दिल्ली में हमेशा गर्मी पड़ती थी, आपने सभी ने देखा होगा कि पूरे देश में जिस तरीके से लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ा है, वहां पे 53 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ चुका था, वहां त्राहिमाम मचा हुआ है। आज आपको राजनीति न करके मैं सभी पार्टियों से, जो भी हरियाणा की पार्टी है, उनसे मैं ये कहा था, मैंने पर्सनल लेवल पे भी फोन करके वहां के सचिव से बात हुई थी, उनसे भी हमने कहा था कि आप अगर कोशिश करें तो वहां दिल्ली की जनता को राहत दे सकते हैं। मगर जब कोई पंत प्रधान अपने ही एक रास्ते पे चलना चाहे और वो दूसरे की सरकार को चलाने ही नहीं देना चाहता, तो उस हिसाब से ये देश का कारण है और देश की जनता इसको और दिल्ली की जनता इसे भोग रही है। अमरदीप जी, देखिए, इस बार की जो ये 13 लोकसभा सीटें हैं, ये सभी पूर्वांचल की सीटें हैं और जातिगत समीकरणों पर आधारित सीटें हैं। लेकिन इस बार कई सीटों पर आपके दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी। चाहे मिर्जापुर में बात की जाए, अनुप्रिया पटेल हैं, उनके सामने उनकी ही बहन खड़ी हुई है, उनके लिए चुनौती है वहां से अपनी सीट निकालने की। गोरखपुर में खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की दांव साख पर लगी हुई है, क्योंकि रवि किशन वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन गठबंधन ने जैसा प्रत्याशी उतारा है उससे पेच फंस रहे हैं। घोसी और गाजीपुर तो आपके लिए वैसे ही गले की हड्डी थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए 13 की 13 सीटों में से कोई गले की हड्डी नहीं है, ना कोई लड़ाई है इन 13 सीटों में। बहुत प्रचंड बहुमत के साथ में हम लोग जो है प्रचंड जीत होगी, चाहे गोरखपुर की हो, चाहे घोसी की हो, चाहे वाराणसी की हो, सारी सीटों पे हम लोग जीतेंगे। अभी आपने देखा जिस प्रकार से बंगाल चल रहा है, उस समय कांग्रेस के लोग नहीं बोलते हैं, समाजवादी पार्टी के नहीं बोल रहे। आज दिल्ली के अंदर पानी नहीं मिल रहा, त्राहिमाम दिल्ली की जनता कर रही है। आज केजरीवाल जी बड़े बड़े दावे करते हैं, पैसा बिजली दे रहे हैं, आज उनके दावे सारे फेल हो गए। और क्या हुआ? घोटाला, बड़े बड़े घोटाले करके आज जेल में चले गए। जब जेल में चले गए थे तो पूरी जनता कह रही थी, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि ये तो मोदी जी करवा रहे हैं, मोदी जी के सब कुछ कंट्रोल में है। अब बेल आ गया तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, फिर अगर जेल जाएंगे तो फिर कहेंगे मोदी जी का सब कुछ किया धरा है। आखिर कोई स्टैंड होना चाहिए, आखिर कहना क्या चाहते हैं ये लोग, ये समझ में नहीं आ रहा है। आज बंगाल चलता है, दिल्ली में त्राहिमाम जनता पानी के लिए कर रही है, तब तो कांग्रेस ही नहीं बोले। आज राहुल गांधी कहाँ है, अखिलेश यादव कहाँ है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज जो है हिंदू भारत के अंदर 109 करोड़ बहुसंख्यक समाज के लोग रहते हैं। आज पूजा पाठ अगर मोदी जी कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि भाई ये तो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। अरे इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं भारत को क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से, समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भारत के अंदर अगर पूजा पाठ करना आचार संहिता का उल्लंघन है तो क्या हम पाकिस्तान में और अरब में जाके पूजा पाठ करेंगे? जिस प्रकार से चीजें हो रही है देश के अंदर में, मुझे लगता है कि अगर किसी तरीके से इनके हाथ में सत्ता आ गई तो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। हम बात करेंगे, अभी आपके पास आएंगे पांडे जी, लेकिन इसी बीच कुशीनगर से एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आई है मतदान के दौरान, जहां पडरौनी के जूनियर हाई स्कूल में बने बूथ पर मतदान हुआ है और लोकतंत्र के खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां घोड़े पर चढ़कर मतदान करने पहुंचा मतदाता। मतदाताओं को किया जागरूक। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, घोड़े पर सवार होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचा दूल्हा। और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, जब लोग अपनी जिम्मेदारियों का आह्वान करते हैं। और देखिए,
अपनी जिम्मेदारियों को समझ करके सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। हम भी जनता से यही अपील करेंगे कि घरों से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ठीक है एसपी पांडे जी, देखिए अभी अमरदीप जी ने क्या कहा कि क्या पूजा पाठ करना गुनाह है? कन्याकुमारी के प्रधानमंत्री चले गए, आप लोग तो पीछे ही पड़ गए। आपने कहा कि ये ड्रामा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, अगर पूजा करनी है तो शांति में करें, और ये सब क्या कर रहे हैं, और वाराणसी भी नहीं पहुंचे। मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? पूजा भी नहीं करने देंगे क्या किसी को? सौम्या जी, ऐसी कोई बात नहीं है। त्रिपाठी जी जो कर रहे हैं वो भी ठीक है। संकट में हर लोग पूजा पाठ करते हैं। जब भी संकट आता है पूजा पाठ करते हैं। उनको चाहिए था बनारस में ही पूजा पाठ करते, क्योंकि उनके लिए वहां मतदान हो रहा है और वहीं वो संकट में है। अच्छा, वहां जाने की जरूरत नहीं थी। फिलहाल संकट में हर आदमी पूजा पाठ करता है, कहीं भी पूजा पाठ करें, इसमें कोई मनैयत नहीं है और हमारे तरफ से इसका कोई विरोध है। ठीक है अभिषेक जी। और जी कंप्लीट कर लें। मेरा कहना यह है कि त्रिपाठी जी जितनी बात कर रहे हैं, इन सब बातों का प्रचार क्यों नहीं किया गया? इनके स्टार प्रचारक मोदी जी ही थे। किसी भी यहाँ रैली में न तो गरीबी की बात कही गई, न महंगाई की बात कही गई, किसी मुद्दे की बात नहीं की गई। केवल हिंदू मुसलमान, अमीरी गरीबी, कोई चर्चा नहीं हुआ। अनाप शनाप की बातें कहते रहे, उसका असर चुनाव पर गलत पड़ा। ठीक है, ये बाद में मोदी जी को भी समझ में आएगा और त्रिपाठी जी को भी। ठीक है अभिषेक जी, देखिए अमरदीप जी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि आप लोग जब अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं तो आप लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री ने जेल में उनको डलवाया, ये पूरी साजिश चल रही है, प्रधानमंत्री के कहने से बड़ी बड़ी संस्थाएं काम कर रही हैं। और जब केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिलती है तो आप कहते हैं कि धन्यवाद करने लगते हैं कोर्ट का। तो ये आपका डिप्लोमेसी क्या है? मतलब आप लोग एक चीज पे स्टैंड करेंगे कि नहीं? देखिए, स्टैंड हम एक ही चीज पे है, जनता के विकास के लिए। चाहे हमें कुछ भी हद पे जाना पड़े, मगर हम जनता के विकास के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं। तो हम पंजाब में भी कर रहे हैं और दिल्ली में भी कर रहे हैं। उसी तर्ज पे आज इस गति पे लाके हमने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर दिया है कि प्रधानमंत्री एक नकली स्कूल बनाकर गुजरात में जाकर एक स्मार्ट स्कूल दिखाने लगे थे। आज मछोदरी में एक स्कूल इन्होंने बना दिया है। और इसी तर्ज पे बनाया गया था कि जब गौरव भाटिया दिल्ली के इलेक्शन के समय हमने जब स्कूल दिखाने के लिए कहा गया था तो उन्होंने एक स्कूल नहीं दिखा पाए थे उत्तर प्रदेश में, और हम जाके दिल्ली में लगातार उनको स्कूल दिखा रहे थे और उन्होंने लाइव चैनल छोड़कर वो भाग गए थे। दूसरी बात, अमित शाह जी ने एक टीवी बयान में कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल 9 सम्मन का इंतजार क्यों कर रहे थे, अगर वो पहले ही सम्मन पे चले जाते तो उनको जेल हो जाती। यानी भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि अगर अरविंद केजरीवाल जी पहले सम्मन पे जाएंगे तो उनको जेल होने वाली है। आखिर ईडी का भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के द्वारा चलाई जा रही है। कैसे पता चलता है कि एक मुख्यमंत्री को आप सम्मन भेज रहे हैं? ये कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है। मान लीजिए अगर आपने सम्मन तरीके से भेजा भी है तो इस तरीके से कि हर चीजें आपको पहले बीजेपी हाउस से लीक होती है, उसके बाद मीडिया सूत्रों में आता है और उसके बाद लोगों को चीजें पता चलती है। ये कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। और जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार करती है, लगातार किसी भी रैली में न रोजगार के बारे में बोला गया, न शिक्षा के बारे में बोला गया, न स्वास्थ्य के बारे में बोला गया, न ग्रामीण के विकास के बारे में बोला गया था। ग्रामीणों के विकास के बारे में बोलने के बाद किसानों की, देखिए लगातार किसानों की दूसरी बार उन्होंने जब बैठा और दूसरी बार उन्होंने इतनी बुरी हालत की, आंसू गैस के गोले, रबड़ की गोलियां, रोडों पे आपने कीलें बिछा दी किसान के लिए, अन्नदाता के लिए। एक अन्नदाता जो लगातार देश का पेट भरता है और साथ में आप उसी अन्नदाताओं को देते हैं 6,000 रुपया सालाना। 6,000 रुपया आप सालाना उनको देते हैं, उन्हीं के लिए आप गोली चलवा रहे हैं, उन्हीं के लिए क्यों उनकी मांगे नहीं आप मान सकते हैं? बिल्कुल मोहम्मद साजिद जी, देखिए इस बार पिछली बार की अगर चुनावों की बात की जाए तो आप बसपा के साथ थे, ठीक है, उनका अपना एक वोट बैंक है, लेकिन इस बार आप कांग्रेस के साथ हैं। तो इसका आपको लगता है कि इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश के अंदर 0 के बराबर है पिछले डेटा के हिसाब से।
समाजवादी पार्टी का अपना जनाधार है। समाजवादी पार्टी 2019 लोकसभा चुनाव की अपेक्षा 2022 विधानसभा में हर कहीं 10 से 15% तक वोट बढ़ा है। हर जिले में, हर लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख वोट तक वोट बढ़े हैं 2019 की अपेक्षा 2022 का। आप डाटा उठा के देख लीजिएगा। और आप भी बात कर रहे थे हमारे साथी प्रवक्ता की, साफ पूजा पाठ पर रोक है। हर कोई अपने धर्म के मुताबिक पूजा पाठ करता है, लेकिन पूजा कैसी होती है, 8 से 10 कैमरे लगाए जाने चाहिए पहले, उसके बाद पूजा की स्टार्टिंग शुरू होती है। ये माननीय प्रधानमंत्री ने बताया है कि प्रधानमंत्री जी किस तरीके से पूजा कर रहे हैं। 8 से 10 हर बार जब उनका पूजा शुरू होती है तो 10-10, 15-15 कैमरे लगते हैं और सीधे लाइव चलता है। तो ये पूजा हो रही है या क्या हो रहा है, इसको लेकर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हर व्यक्ति को अपने धर्म के मुताबिक देश का संविधान पूजा पाठ इबादत करने की इजाजत देता है, किसी को कोई रोक नहीं है। लेकिन किस तरीके से दिखावा हो रहा है और धर्म के नाम पर किस तरीके से देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, किस तरीके से आपको लाइव दिखाना है कि कैसे आप जो है वो टीवी और उसमें दिखते रहे, इसके लिए कैमरे और ये सब चलता है। ये पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है कि धर्म के नाम पर किस तरीके से राजनीति में धर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है। आप बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी 10 साल की सत्ता में रही है, कितने विकास कार्य गिनाए हैं? कभी ये बेरोजगारी की बात नहीं करते, कभी ये महंगाई की बात नहीं करते, कभी ये देश में क्या इन्होंने कितना स्मार्ट सिटी का क्या आलम है। आप बताइए, जो स्मार्ट सिटी है, शहरों में गड्ढे खुदे पड़े हैं, उन गड्ढों में गिर गिर कर लोग मर रहे हैं। किसान रात को जाग रहा है, दिन में जाग रहा है, रात भर आवारा पशुओं से अपनी फसल जगाता है, फसल की रखवाली करता है और दिन में जो है अपनी फसल की तैयारी करता है। तो ये लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने केवल धर्म का फायदा लेने के लिए कहां से कहां लाके कराया है, बताइए। अमरदीप जी, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक कुछ जिलों का जो है वो तापमान है। ऐसी गर्मी में लोग कैसे मतदान करें? एक तरफ हो रही है बात कि मतदान को बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा, अभी बात कर रहे थे कि साहब बंगाल जहां इनकी सरकारें हैं, जहां इनकी सरकारें नहीं होती वहां बवाल क्यों होते हो, जहां इनकी सरकार हो जाती है वहां बवाल क्यों नहीं होते? ठीक है, वहां क्यों चुनाव में आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं अमरदीप जी। कहीं ना कहीं किसी पीछे से भूमिका है। ठीक है अमरदीप जी। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है मोदी जी पर पूजा पाठ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, कैमरे लगे हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, इनको जवाब देना चाहिए कि जिस प्रकार से मस्जिदों पे आप अजान करने के लिए जाते हैं मुस्लिम समाज के लोग, तो बड़े बड़े माइक लगाते हैं, भोपू लगाते हैं, तो ये क्या दिखावा की बात छोड़ दीजिए, विकास बताइए, विकास क्या किए? क्या छोड़िए, कौन क्या कर रहा है ये छोड़ दीजिए। सुन लीजिए पाकिस्तान और मुसलमान धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है। आप जवाब दीजिए, आप जिस प्रकार से कैमरे की बात कर रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए ना, जवाब दे दीजिए। मस्जिदों पे माइक क्या दिखावा होता है? मस्जिदों पे माइक क्या दिखावा होता है? दिखावा होता है, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी के हैं, मस्जिदों पे माइक क्या दिखावा होता है? मस्जिदों पे माइक क्या दिखावा होता है? मस्जिदों पे माइक क्या दिखावा होता है? इसका जवाब दीजिए। इबादत करने जाता है तो कैमरे लेके नहीं चलता है, नहीं तो क्या मस्जिदों पे जो माइक लगता है दिखावा होता है? ये दिखावा है। मस्जिद के अंदर घर में बैठ के भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, क्या दिखावा होता है? आप के अलावा अरे देश को गुमराह करने का प्रयास मत करिए, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास मत करिए। भारतीय जनता पार्टी का चुप कराइए। आप ये बताइए आपने विकास क्या किया है? देखिए, आपको फिर से हिंदू मुसलमान पे उतारा है अमरदीप जी। हिंदू मुसलमान की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। देखिए, अभी हमारा सवाल दूसरा है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि विकास आपने किया नहीं, और जब मोदी जी कन्याकुमारी जा रहे हैं तो ये 10 कैमरे के बाद ये आज जो बाहर तस्वीरें आ रही हैं उसको लेकर के सवाल कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच हमारे पास देवरिया से खबर आ रही है, उसके बाद आपके पास वापस आएंगे अमरदीप जी। देवरिया से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शलभ मणि त्रिपाठी ने किया मतदान। बूथ संख्या 173 पर किया मतदान। लोगों से मतदान की अपील भी उन्होंने की। तो आपको बता दें कि सभी दिग्गज अब मतदान के लिए पहुंच रहे हैं और सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने किया मतदान। देवरिया में भी इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है, लेकिन बता दें कि
अभी भी देवरिया की जो जनता है वो प्रधानमंत्री को पसंद कर रही है, इसलिए उनकी पहली पसंद बीजेपी बनी हुई है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये जनता है, कब मूड बदल जाए, कहां वोट पड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और देवरिया में बड़ी जागरूकता के साथ वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में मैंने अपना मतदान कर दिया है। आप सबसे भी प्रार्थना है कि घर से बाहर निकलिए, वोट करिए, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत कीमती है इस देश के नवनिर्माण में, इस देश को ताकत देने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को महान बनाए रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मतदान के लिए अपील की जा रही है कि मतदान करें, पहले मतदान फिर जलपान। लोगों से मतदान की अपील की है प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी ने। बीजेपी प्रत्याशी हैं शशांक मणि त्रिपाठी, जिन्होंने मतदान के लिए अपील की है। अपने गांव बरपार बूथ संख्या 89 पर किया मतदान। देखिए, जहां गोरखपुर में हमेशा की परंपरा निभाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले बूथ पर पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए बाकी सभी लोगों से मतदान करने की अपील की। जितना ज्यादा मतदान होगा उतनी बेहतर सरकार होगी। ये दूंगा कि सब लोग अपने अपने बूथों पर अवश्य मतदान करें। ये विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा गणतांत्रिक उत्सव है। इसमें राष्ट्र निर्माण के लिए आप लोग अपना मत अवश्य दें, जल्दी दें, ताकि यह गणतंत्र आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। ये बहुत बड़ा एक उत्सव है, इसमें सब लोग प्रतिभागी बने ताकि अपना राष्ट्र आगे बढ़े। यही मैं संदेश देना चाहूँगा। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी देवरिया लोकसभा क्षेत्र के लिए? मैंने 3-4 प्राथमिकताएं पहले बताई हैं, उसको दोहराता हूँ। पहले तो कई रोज़गार के लिए मैं काम करता रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ के शहरीकरण के लिए काम करूँगा, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करूँगा, किसानों के लिए काम करूँगा। मैं और उचित नहीं समझता हूँ कि आज मैं अपने बारे में ज़्यादा बोलूँ। मैं राष्ट्र के बारे में ज़्यादा बोलना चाहता हूँ कि जो भी है अपने विवेक से मतदान करें, यही मेरी इच्छा है। तो अमरदीप जी, देखिए, यहाँ पर चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री के कन्याकुमारी में ध्यान लगाने की। ना विपक्ष कह रहा है कि उनको समझ में आ गया है कि अब वो जा रहे हैं, इसलिए वो ध्यान में मग्न हो गए हैं, मौन पे चले गए हैं कि अब कुछ बोलना नहीं है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बहुत निश्चिंत हैं, इसीलिए वो भगवान की शरण में चले गए हैं। ये बिल्कुल निश्चिंत है। और जो विपक्ष बार बार कह रहा है कि भाई आप अपने कार्यकाल में जो काम किया 10 साल के विकास का अगर किया है तो बताइए, तो हम बताना चाहते हैं विपक्ष को सुनना चाहिए। अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भाई गरीब को अगर शौचालय मिलेगा, गांव गांव में शौचालय मिलेगा तो शौचालय मिला, गरीब को पक्का मकान मिलेगा तो पक्का मकान मिलेगा, गरीबों को जो है आयुष्मान कार्ड मिलेगा इलाज करने के लिए तो इलाज दिया। अगर 370 धारा हटाने की बात कही थी तो 370 धारा भी हटाया। अगर ट्रिपल तलाक महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा सम्मान की अगर बात की थी तो ट्रिपल तलाक हटा के दिखा दिया। राम मंदिर बनाने की बात करते थे, पहले विपक्ष कहता था, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो हम लोगों ने मंदिर भी बनाया और तारीख भी बताई, सारी चीजें सुनिश्चित की। जो आज दुनिया में भारत की जीडीपी सबसे तेज गति से बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गई। भारत को सशक्त करने का जो वादा किया था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो सारे काम जो हमने वादा किया था उसको धरातल पर उतारने का कार्य किया है। अब विपक्ष को इससे बौखलाहट आती है। आज हार का उनके अंदर लग रहा है कि विपक्ष हार रहा है, कांग्रेस हार रही है, एनडीए अलायंस हार रही है, तो आज क्या करते हैं ये लोग शुरू कर दिए हिंदू मुस्लिम सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताना शुरू कर दिए। आज कह रहे हैं कि इस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है देश के अंदर अगर पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इन लोगों ने धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति अपना रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर बौखलाहट है, ये बुरी तरीके से हार रहे हैं। और इसी के कारण आज जो है आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस ने जो है एग्जिट पोल का बहिष्कार कर दिया है। तो इन लोगों ने मान लिया है कि ये चुनाव हार गए हैं, अब किसका चिंगड़ा किसके ऊपर फोड़ा जाएगा ये अपने आपस में ये लोग जो इनके सहयोगी निश्चित कर ले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है।
मोहम्मद साजिद, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसी के साथ एक और सवाल अपना ऐड करूंगी कि घोसी की अगर मैं बात करूं तो घोसी में आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट है उपचुनावों के नतीजे आने के बाद, आपको लग रहा है कि एक बार फिर से आप घोसी को निकाल लेंगे, लेकिन इस बार ओपी राजभर जो है वो बीजेपी के साथ है और उनके बेटे हैं, तो उनकी भी साख दांव पे लगी हुई है, पूरी कोशिश कर रहे हैं वो आपको, तो आपके लिए घोसी की सीट कितनी आसान है? इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी घोसी ही नहीं 13 सीटों पर कड़ी टक्कर दे रहा है। हम लोग कम से कम 10 सीट जीतने जा रहे हैं, चाहे मिर्जापुर हो या कुशीनगर हो या सलेमपुर हो या बांसगांव हो या गोरखपुर हो, सब दो जगह सीटें कौन सी छोड़ दी हैं आपने? 3 सभी सीटें जीत रहे हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सीट है वहां तो मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी का इतनी गर्मी है जिसकी वजह से अभी तक सबसे कम मतदान वाराणसी में हुआ है। और ये बात कर रहे थे अभी हमारे साथ, पता नहीं ये कहाँ से ज्ञान लाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है कि देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, देश पर कर्ज 59 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 178.86 लाख करोड़ रुपए हो गया। अरे भाई आप पढ़िए, डेटा पढ़िए, पढ़े लिखे आदमी है, समाजवादी पार्टी के पढ़े लिखे प्रवक्ता है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे, 11वें नंबर पे 5वें नंबर पे आ गया, ऐसी बात कर रहे हैं। देश की जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। अरे भाई सरासर झूठ मत बोलिए टीवी डिबेट में। अरे ये बताइएगा ना आप कहाँ से बैठे, देश का कर्ज कैसे बढ़ गया 57% जीडीपी? अरे भाई 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हुई, दुनिया में भारत की जीडीपी सबसे तेज गति से बढ़ रही है। और आज हम लोगों को निवेदन है, इनको बताइए, इनको डेटा पढ़ के नहीं आते हैं। देखिए जीडीपी अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हमने बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है और जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा अच्छे परिणाम आए हैं। ये तो एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए आप लोग देश के मामले में ये एक्सेप्ट नहीं करते, इसमें बीजेपी और कांग्रेस का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और बात रही इलाज की, इससे पहले समाजवादी पार्टी के लोग गुंडा माफिया हैं मानते हैं, लेकिन पढ़े लिखे तो होंगे नहीं। आपका व्हाट्सएप ज्ञान है, आपकी डिग्रियां अभी भी आप जब देखेंगे, सुनिए एक मैं आपको ज्ञान की बात बताता हूँ। अरे भाई समाजवादी पार्टी में गुंडे माफिया लोग हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन पढ़े लिखे होंगे। जनता पार्टी बहुत आगे निकल गई है समाजवादी पार्टी को केवल अपनी गोदी मीडिया से, और वो केवल एक जो है वो बताइए। आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगेंगे, देश के खिलाफ बात करेंगे, ये उम्मीद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से नहीं होनी चाहिए। पार्टी ने शुरू से किया है, बताइए राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा है, केवल 10 साल पहले लगाया आरएसएस के कार्यालय पे। राष्ट्रीय ध्वज का आप लोग हमेशा अपमान करते हैं, देश का अपमान करते हैं। देश की आजादी की लड़ाई हुई, आपका कहीं आरएसएस कभी भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं करता, देश का अपमान नहीं करता। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो देश को संगठित करने का कार्य करता है। भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, किस तरीके से देश का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, ठीक है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सकते हैं, देश का विरोध करना ठीक नहीं है। आजादी के इतिहास में देखेंगे तो सबसे ज्यादा नहीं, बहुत गलत बात है, देश का विरोध करना बहुत गलत बात है। देखिए देश विरोधी विचारधारा नहीं होनी चाहिए। नफरत फैलाने का, लोगों को लड़ाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलता है। बताइए तो रामचरितमानस की आप भूल गए, सनातन को डेंगू मलेरिया बोलते हैं, आप भूल गए। आप देश विरोधी विचारधारा को पनपने दे रहे हैं। आग लगाए हुए आप क्या वहां गए हैं? 1 साल से ऊपर हो गया, पूरे दुनिया में कहीं कुछ होता है तो आप लोग शांति की बात करते हैं, हम वहां शांति करा रहे हैं, हम ये करा रहे हैं। मणिपुर में क्यों नहीं हुई अभी तक? पूरे क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? मणिपुर में देखिए। अरे भाई बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल पूरी तरीके से चल रहा है, पूरी तरीके से बंगाल चल रहा है। बहन बच्चे सुरक्षित नहीं है। आपकी सरकार में, समाजवादी पार्टी के सरकार में, यही उत्तर प्रदेश के अंदर में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, धक्का लगा के दुपट्टा खींचने का काम किया जाता था। आपके जो समाजवादी पार्टी के जो गुंडा माफिया थे, लड़कियों का चलना बाहर दुर्लभ करके रखते थे, धक्का लगा के दुपट्टा। जनता पार्टी ठीक है, हमारे साथ और भी पैनलिस्ट हैं। अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक जी देखिए आज पंजाब में भी ठीक है मोहम्मद साजिद जी, ठीक है साजिद जी, अभिषेक जी को भी मौका दे लीजिए। आप लोग अलायंस में हैं, एक दूसरे को अगर बारी बारी मौका देंगे तो अच्छा रहेगा। अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
नहीं सही है, चोर चोर मसले भाई। तो आप लोगों के साथ बोलेंगे, जो है वो सही बात बोलेंगे। ठीक है, ठीक नहीं है। बोलेंगे। देखिए अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बीएचयू में एक आईआईटी की छात्रा के साथ रेप होता है, जिसमें 3 आईआईटी सेल के इनके साथी पाए जाते हैं। 1 महीने तक वो भोपाल में घूमते हैं, मध्य प्रदेश में घूमते हैं, उसके बाद आते हैं, मीडिया खबरों द्वारा उस चीज को बताया जाता है, उसके बाद उस पर अरेस्ट होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है कि उनके साथ के जितने कार्यकर्ता हैं, जो तीनों पकड़े गए, वो रेपिस्ट हैं? आप एक बार कबूल तो कीजिए सर। अगर आप कबूल करने की ताकत रखते हैं तो हम मणिपुर पे बोलने की भी ताकत रखते हैं। अभिषेक जी, दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से बेटियों को फ्रिज में रखा गया, जिस प्रकार से बेटियों के इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है, आए दिन रेप की घटना हो रही है। अरे कम से कम कोई मानव, अभी तक यूपी हाथरस नहीं भूला है, अभी तक कृष्णकांत दीक्षित आपके मुख्यमंत्री जी के आवास में एक राज्यसभा महिला के साथ में जिस प्रकार से मारपीट किया गया है, सर कम से कम इस बात को तो देख लीजिए। तो मानवता होना चाहिए। अब इसका ज्ञान इतना कम है जो पता नहीं है दिल्ली की पुलिस केंद्र के हाथ में रहती है, चलाती है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जी के अभिषेक जी, स्वाति मालीवाल वाले मामले में तो आप लोगों ने बिल्कुल किनारा काट लिया है, उस पर तो आप कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। थोड़े दिन पहले आप लोग स्वाति मालीवाल के कसीदे पढ़ रहे थे। देखिए, ये एक तरीके से और आपने बता दिया कि बीजेपी के साथ वो मिल गई हैं और आपकी छवि खराब कर रही हैं। महिलाओं का शोषण करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। अचानक कोई व्यक्ति सीएम के कार्यालय पहुंचता है, सीएम का उनसे मुलाकात नहीं होता है, उनके कॉन्गो यानी वैभव से उनसे मुलाकात होती है, बातचीत होती है, सिर्फ बहस होती है। वीडियो फुटेज में है, वो जब जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि गंभीर आरोप उन्होंने लगाया कि हम इतनी बुरी हालत में कि चल नहीं पा रहे थे, जबकि फुटेज में सीधा दिखते जा रहा है कि उन्हें एक महिला कांस्टेबल उनको वापस लेके जा रहे हैं इनके बाहर, सीएम हाउस के बाहर। तो जिस तरीके से वो दिखाया जा रहा है, वो तो तथाकथित रूप से दिख रहा है कि यह तरीके से बनाया गया एक प्रोपेगेंडा है। और ठीक है, एक समय आएगा उसका भी आपको सभी को निवारण दिख जाएगा कि स्वाति मालीवाल सही है या अदरवाइज अरविंद केजरीवाल जी क्या वहां सही है। ठीक है, शीतला प्रसाद पांडे जी, देखिए आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो आपकी एक जनाधार खो चुका था, वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आने के बाद और एक इंडिया अलायंस बनाने के बाद वो जनाधार वापस आ पाएगा? इस बार जो आप लोग ने कड़ी मेहनत की है, जो एग्रेसिव बिहेवियर मंचों से देखा गया है आप लोगों का, उसका कोई फायदा मिलेगा? जनता आपके साथ है इस बार या फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है? सौम्या जी, मैं त्रिपाठी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए बोल रहा हूं कि जितनी बात त्रिपाठी जी बताए, जितने नेता रैली में गए, इसका बखान किया गया रैली में? किसी रैली का भाषण बताएं अगर कहीं किया गया हो। जितनी बात त्रिपाठी जी बता रहे हैं, प्रवक्ता होने के नाते हम और त्रिपाठी जी या जितने चैनल में बैठे हैं सब भाई भाई हैं, लेकिन विचार सबके अनेक हैं पार्टियों के। इससे मैं दूर नहीं हूं, हम लोग सब एक ही हैं, लेकिन सबके विचार अनेक हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब समय बदलता है तो मुरझाए पौधे भी सब हरे हो जाते हैं। तो आज जो है इंडिया गठबंधन के सारे पत्ते हरे हो गए हैं और 4 तारीख को देखेंगे त्रिपाठी जी, आपके सारे पत्ते मुरझाए हुए मिलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव जनता लड़ रही है, पार्टी नहीं लड़ रही है, न समाजवादी पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है। आपने जनता के बीच में कुछ किया नहीं है, केवल जनता चुनाव लड़ रही है, किसी पार्टी का कोई चुनाव नहीं है, जहां तक हमारा मानना है। सौम्या जी। अमरदीप जी, देखिए इस बार ये इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा नारा ये है कि उनके लिए जनता चुनाव लड़ रही है और इस बार तख्ता पलट जरूर होगा। और सबसे बड़ा जो मुद्दा इस बार पूरे चुनावों में हावी रहा है वो बेरोजगारी का और महंगाई का रहा है। आप लोगों ने उसकी काट नहीं ढूंढ पाए पूरे चुनाव पर। मुद्दे जरूर आप लोग बदलते चले गए, लेकिन काट नहीं ढूंढ पाए अंत तक।
सुन लीजिए, जनता चुनाव लड़ रही है, बिल्कुल सही है, इसमें 100% मैं सहमत हूँ। जनता चुनाव लड़ रही है और उत्तर प्रदेश की जनता ने, युवाओं ने खास तौर पे अगर बात करेंगे तो ये देखा है जिस प्रकार से राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में आके वाराणसी की धरती पर कहते हैं उत्तर प्रदेश का युवा नशेड़ी है। तो ये उत्तर प्रदेश का युवा देखा, उत्तर प्रदेश का युवा ही चुनाव लड़ रहा है और उत्तर प्रदेश का युवा ही राहुल गांधी जी को, चाहे वो अमेठी हो, रायबरेली हो, वाराणसी हो, गोरखपुर हो, सब जगह जवाब देगा। इनका खाता तक नहीं खुलने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश के युवा ने जिस प्रकार से बयानबाजी राहुल गांधी ने युवाओं के लिए किया है, आज लोगों का दर्द वो वोट के माध्यम से निकलेगा। ठीक है, ये बताइए कि एग्जिट पोल तो शाम में को आने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्या अनुमान है इस बार कितनी सीटें बीजेपी के खाते में? देखिए, दावे के साथ कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं, सुन लीजिए अभिषेक जी, सुन लीजिए, दावे के साथ कह रहे हैं 370 सीट भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए मिला के 400 पार करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और उत्तर प्रदेश में देखिए, अब आप 80 के नीचे तो आ ही गए हैं, आपने खुद ही स्वीकार कर लिया। प्रदेश में आएगी, इसमें संशय नहीं है, आप इंतजार करिए 4 जून को। ठीक है, ठीक है। मोहम्मद साजिद जी, इस बार कुछ बदलाव होगा? जो मेहनत आप लोगों ने की है रंग लाएगी, या फिर से जनता एक बार फिर से बीजेपी पर ही भरोसा जताएगी? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन यूपी में 50+ से अधिक सीटें जीतने जा रहा है और हम लोग इंडिया गठबंधन देश में 300 से अधिक सीटें हैं। ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से किसी ने नहीं रोका है कि रात के 7-7 दिन में भी देख सकते हैं, क्योंकि इनके आने के बाद हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें रोग नहीं है। इन्हें यूपी में एक सीट बचानी मुश्किल है। माननीय प्रधानमंत्री की सीट पर पूरे देश के मिनिस्टर से लेकर विधायक सांसद थे और कुर्मी मतदाता तक इनसे नाराज था। एक यहाँ कुर्मी सांसद के टिकट काट दिया, या माननीय संतोष गंगवार प्रधानमंत्री जी से भी बहुत सीनियर नेता थे, उनका टिकट काट दिया। उसके बाद पूरी यूपी का कुर्मी नाराज था और उनका बुलावा था कि आप भी आइए और किसी तरीके से यहाँ के कौमी को मैनेज कीजिए, लेकिन वाराणसी में उनकी वाइफ अचानक जो है वो एक्सपायर हो गई, माननीय सांसद जी की, वो नहीं जा पाए। तो वहां का कुर्मी से लेके पूरा दलित, पिछड़ा, मुस्लिम और अल्पसंख्यक जितना है वो सभी नाराज है वाराणसी में। इसीलिए आप देखिए सबसे कम वोट है और इन्हें अपनी वाराणसी सीट अगर ये बचा ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। यूपी की तो बात ही अलग। ठीक है। और आप दिख रहा होगा कि कितनी भीड़ होती है इंडिया गठबंधन की रैली में। 20-20 हजार बुलाए जाते हैं, 50,000 बुलाए जाते हैं, लेकिन 5-5 लाख की भीड़ पहुंच रही है और इनको 2,000 और 1,500 की भीड़ नहीं पहुंच पा रही है। और इनको एमएसपी, हर जिले की एमएसपी बनवानी पड़ रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ के नेताओं को ये लगातार जनसभाएं, वहां विधानसभा, लोकसभा का चुनाव है, लेकिन विधानसभा में जाकर कर रहे हैं। इनको जनता ने नकार दिया है। ये संविधान, आरक्षण और देश में मोहब्बत बचाने का चुनाव था और जनता ने जो है वो देश का संविधान, आरक्षण और बेरोजगारी खत्म करने के लिए कुछ चुनाव लड़ा है। देश की जनता चुनाव लड़ रही है। ठीक है अभिषेक जी, आप देखिए, आप तीनों लोग ही साथ ही में इंडिया अलायंस है, अगर सरकार बनती है तो सामंजस्य बिठा पाएंगे? अवश्य सामंजस्य बिठाएंगे, इसीलिए तो इस इंडिया अलायंस की स्थापना की गई थी और उसके लिए की गई कि संविधान बचाने के लिए ये चुनाव लड़ा गया था। ये चुनाव देश की जनता ने लड़ा था और देश की जनता इस बार महंगाई पे लड़ रही थी, इस बार बेरोजगारी पे लड़ रही थी, इस बार महंगाई की जो त्रासदी आम जनता झेल रही है, आम लोगों पे जिस तरीके से जेब काटे गए हैं, जिस तरीके से आपने एजुकेशन पे 18% टैक्स लगा दिया, दूध पे आपने टैक्स लगा दिया, आटे पे टैक्स लगा दिया, आप ही की सरकार ने लगाया और इस तरीके से आपने खड़ा कर दिया देश की जनता को बैकफुट पे कि आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जनता। तो कुल मिलाकर आप सभी के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने आंकड़े हैं कि आप कहां तक पहुंचेंगे, लेकिन ये तो जनता ने तय कर लिया है। और अब आज शाम 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद जब वोटिंग बंद हो जाएगी तो किस्मत, जो वोटिंग है वो भी बंद हो जाएगी। उसी के साथ 7वां चरण समाप्त हो जाएगा और 4 जून को आएंगे नतीजे, तब सब होगा तय। आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 7वें चरण का मतदान जारी है और उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान लगातार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने भी अपना मतदान कर लिया है।
तो ये वाराणसी में बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से मतदाता है। पुरुष मतदाताओं की संख्या, महिला मतदाताओं की संख्या, रॉबर्ट्सगंज में पुरुष मतदाताओं की संख्या और कुल मतदाताओं की संख्या क्या है और अभी तक कितने वोट पड़ चुके हैं, ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बता दें कि इस बार का मुकाबला उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर बेहद दिलचस्प है। उसके साथ ही साथ 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान जारी है। बिहार की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। चंडीगढ़ में 1 सीट पर, हिमाचल प्रदेश में 4 सीट पर। हिमाचल प्रदेश से जहां पर कंगना रनौत जो हैं वो मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, अनुराग ठाकुर है, उनके भी साथ दांव पर लगी हुई है। झारखंड में 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उड़ीसा में 6 सीटों पर, साथ ही साथ पंजाब में 13 सीटों पर, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस बार आपको एक साथ जुट होकर हमें वोट करना होगा, वरना अमित शाह ने कह दिया है कि परिवर्तन पंजाब में भी होकर रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर मतदान, पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर मतदान जारी है। तो लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए शनिवार को वोट डाले जा रहे हैं। गाजीपुर में एक अनूठी तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर एक मतदाता घोड़े पर सवार होकर पोलिंग बूथ पर पहुंचा और अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। वहीं सबसे वीवीआईपी सीट वाराणसी में आज मतदान हो रहा है। वाराणसी में इस बार मतदाताओं के लिए स्पेशल मॉडर्न बूथ बनाए गए हैं, जहां एसी से लेकर लस्सी और छाछ तक की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा भीषण गर्मी को देखते हुए वाराणसी नगर निगम भी मतदाताओं को राहत के लिए तमाम बूथों पर लस्सी, छाछ और पानी के पाउच बंटवा रहा है। वाराणसी नगर निगम के जोनल अधिकारी जितेंद्र कुमार आनंद ने बताया कि भेलूपुर जोन में 1.5 लाख से ज्यादा लस्सी छाछ बनवाए गए हैं। वहीं कई बूथों पर हेड मसाज की व्यवस्थाएं भी की गई। तो देखिए, जितनी गर्मी उतनी व्यवस्थाएं की गई हैं। वाराणसी में 10 लाख का जो ये एक नारा दिया गया है, प्रधानमंत्री की जीत का आंकड़ा बताया गया है, उसके लिए व्यवस्थाएं भी पूरी की गई हैं नगर निगम द्वारा। जहां एक जगह हेड मसाज दिया जा रहा है, तो कहीं पर खाना बंटवाया जा रहा है, तो कहीं पर छाछ दिया जा रहा है कि देखिए मतदाताओं को समस्या नहीं होनी चाहिए, गर्मी नहीं लगनी चाहिए, बस आपको अपने घर से निकलना है, बूथों पर पहुंचना है, बटन दबाना है और वापस अपने घरों की तरफ चले जाना है। इसे छुट्टी का दिन ना समझिए, इसे अपनी जिम्मेदारी का दिन समझते हुए घर से निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और वापस अपने घरों को लौटिए। तो देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर घोड़ी पर सवार होकर मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचा है। वहीं दूसरी तस्वीर आप हेड मसाज की देख रहे हैं। एक स्टॉल लगाया गया है जहां पर अगर किसी को सरदर्द होता है गर्मी की वजह से या कोई परेशानी होती तो वो हेड मसाज भी ले सकते हैं। साथ ही साथ खाना बंटवाया जा रहा है और छाछ, यानी कि देखिए गर्मियों में सबसे ज़्यादा लिक्विड की डिमांड रहती है, चाहे वो गन्ने का जूस हो, चाहे वो छाछ हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो। इसी के मद्देनज़र छाछ बंटवाया जा रहा है कि वहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मी हो या मतदाता हो, किसी को भी कोई परेशानी ना होने पाए। मॉडर्न बूथ जो है वो बनाए गए हैं वाराणसी में और ऐसे ही मॉडर्न बूथ अलग अलग जिलों में भी देखने को मिल रहे हैं, जहां टेंट्स की व्यवस्था की गई है कि जो मतदाता आए उनको बिल्कुल भी गर्मी ना होने पाए, वो छांव में आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम अलग अलग पोलिंग स्टेशन से, जहां पर सुबह से लाइन लगी हुई है। वोट का अंतिम जोर है, 57 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं। 8 राज्यों की 24 की सियासी रण का ये अंतिम चरण है और ये चरण बेहद मुश्किल, कांटों भरा। और इसी के साथ ये जो 44 दिन की 50 दिन की मशक्कत की गई है वो भी अब रुक जाएगी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी के साथ लोग पोलिंग स्टेशन, आप देख रहे हैं कि पोलिंग स्टेशंस पर व्यवस्थाएं की गई हैं कि जहां पर लाइन लगी हो वहां पर टेंट हो, यानी कि डायरेक्ट धूप मतदाताओं के सिर पर ना पड़े और जो कमरे हैं जहां पर वीवीपैट ईवीएम्स रखे हुए हैं वहां पर भी पंखे हो, गर्मी ना होने पाए, क्योंकि जो लोग ड्यूटी पर भी तैनात हैं उनको भी उतनी ही गर्मी लग रही है। इसलिए
व्यवस्थाएं की गई हैं। आप पीछे देख रहे होंगे पानी की व्यवस्था की गई है, क्योंकि पानी जो है वो आपको लगातार पीते रहना है, हाइड्रेटेड रहना है। और जो स्टॉल्स लगाए गए हैं वो लोगों की जो समस्याएं आ रही हैं, जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, उसका भी निस्तारण जल्द से जल्द कर रहे हैं। साथ ही जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं व्हील चेयर्स की गई हैं, वॉलेंटियर्स लगाए गए हैं जो बड़ी आसानी से इन मतदाताओं को लेकर के पहुंचेंगे और इनके मताधिकार का प्रयोग कराएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि बहुत ही सुंदर खूबसूरत ये केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पिक एंड ड्रॉप की भी इस बार चुनाव आयोग ने सर्विस रखी है कि जो असमर्थ है मतदाता, जिनकी एज ज्यादा है, जो किसी बीमारी से ग्रसित है, जो अपने पैरों पर नहीं आ सकते हैं, उनको गाड़ियों से उनके घरों से लिया जाएगा, उनका मतदान कराया जाएगा और ससुरक्षित वापस उनके गंतव्य पर, उनके घरों तक छोड़ा जाएगा। तो व्यवस्थाएं देखिए सरकार प्रशासन की तरफ से पूरी की गई है। प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन बस आपको अपने घरों से निकलना है, अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। तो आपको बता दें कि जो 13 लोकसभा सीटें हैं इसमें कई सीटें महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान है और इसमें कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है और वो अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग भी करने पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर अजय राय तक की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जेपी नड्डा, क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है, जेपी नड्डा पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग अपने पूरे परिवार के साथ। आप अनुराग ठाकुर को देख रहे हैं, भगवंत सिंह मान, पंजाब में भी आज 13 सीटों पर मतदान है। आप सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो कि सबसे पहले बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया, राघव चड्ढा आप नेता और अजय राय सर पर माथे पर त्रिपुंड लगाए अजय राय अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। अनुराग ठाकुर उनकी पत्नी, जेपी नड्डा उनकी पत्नी के साथ पहुंचे हैं। तो ये वीआईपी तस्वीरें, वीवीआईपी जो है वो अपने पूरे परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। ये 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो इसी तरीके की तस्वीरें हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे और कहां कितना प्रतिशत मतदान हुआ है इसका भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।